गुड आफ्टरनून ट्वेल्थ क्लास। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक का चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, इसको पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा हिंदी में रहने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैनल जो है ये इवॉल्व पारम, इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का ट्वेल्थ क्लास की जितने भी चैप्टर हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो मेन पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो ये हैं जो आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें ग्रामीण विकास है। ग्रामीण विकास क्या होता है, ग्रामीण विकास का मुख्य तत्व। देखिए ग्रामीण विकास क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण विकास के मुख्य तत्व, उसके बाद ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ, उसके बाद ग्रामीण साख, उसके बाद ग्रामीण साख के प्रकार, ग्रामीण साख की समस्याएं। देखिए ये जो है ना ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि ये ग्रामीण विपादन, ये ग्रामीण विपणन प्रणाली है। मार्केटिंग होता है ना, मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। ये कैसे विपणन होता है देश के अंदर, वो पूरा जो विपणन प्रणाली है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ग्रामीण कृषि, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट्स हैं जिसमें ना हम लोग ये दो पॉइंट्स हैं ना थोड़ा सा नहीं डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैं कोई दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें पूरा का पूरा ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इन सभी टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। जो अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग को ग्रामीण विकास क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास का मतलब है गांवों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक स्थिति में सुधार करना। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़कें, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं का विस्तार, विकास शामिल होता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर जीवन जी सके। इसका उद्देश्य गाँव में रहने वाले लोगों की गुणवत्ता सुधार करना, उसके विकास के संसार। देखो मैं बात कर रहा हूँ कि ग्रामीण विकास होता क्या है एक्चुअली। पहले तो ग्राम जानिए, ग्राम क्या होता है। ग्राम क्या होता है, ग्राम या ग्रामीण, ग्रामीण को हम लोग कहते हैं, ग्रामीण जो होता है हमारे वो होते हैं हमारे गांव, ठीक है। वो हमारे होते हैं गांव। गांव मतलब कि हमारे जो विलेज होते हैं उनको रखा जाता है ग्रामीण में, ठीक है। ग्रामीण या फिर गांव में रखा जाता है। तो ये जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे गांव हैं, ठीक है, वो उनके जो विकास की बात की जाती है वो हमारे ग्रामीण विकास कहलाता है। विकास कैसा, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, उनका रोजगार, सड़कें, पानी, बिजली जैसी जो जितनी अन्य सुविधाएं हैं उन सभी के विकास को हम लोग ग्रामीण विकास कह लेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, भौतिक संरचना क्या होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने बात किया ना यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सड़कें, पानी, बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी क्या होती है, भौतिक संरचना होती है। मैं आपको एक टॉपिक बनाऊंगा उस पर भौतिक संरचना, या फिर आपका एक चैप्टर था पहले, ठीक है, जिस आधारिक संरचना हुआ करती थी, ठीक है। तो उसमें ना आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुआ करता था उसके बारे में बात करूंगा। वो मतलब वो पूरा चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बना दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल वो चैप्टर है तो नहीं, पर अगर आप देख लेंगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला वो चैप्टर आपके लिए, ठीक है। पर वो इस साल पता नहीं क्यों, इस साल नहीं 2 साल 3 साल से ना वो चैप्टर कट है, डिलीटेड है वो चैप्टर। पता नहीं क्यों डिलीट कर रखा है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि देखिए हमारा जो आधारिक संरचना होती है ना, वो आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है हमारा, वो हमारा होता है 2 प्रकार का, ठीक है। 2 प्रकार मतलब एक तो हमारा चला जाता है कि भाई भौतिक संरचना, और एक हमारा सामाजिक संरचना, ठीक है। अब जो सामाजिक संरचना होती है उसमें हमारा शिक्षा आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है और अन्य बातें आ जाती हैं। और जो हमारा भौतिक संरचना होती है ना, वो हमारी सड़कें आ जाती हैं, पानी आ जाता है, ये सब चीज़ें आती हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बिना कॉपी के साथ मत बैठिए पढ़ने के लिए। कॉपी बहुत ही ज़रूरी है, लेकर बैठिए इसको, ठीक है। अगर कॉपी लेकर बैठेंगे तो अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी वक्त आप नोट डाउन कर पाएंगे। इसीलिए ना मैं बोलता हूँ कि भाई आपको कॉपी लेकर बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉपी लेकर नहीं बैठते हैं तो देखिए अभी मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा जो कि यहाँ पे नहीं होगा, तो वो आप अपने उसके मतलब कॉपी के अंदर नोट डाउन कर पाएंगे, इसलिए कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है। तो पता चला ना ग्रामीण विकास क्या होता है। ग्रामीण विकास कुछ नहीं होता, ग्रामीण विकास मतलब सामाजिक, आर्थिक और भौतिक स्थिति में सुधार करना। अब ये देखिए सामाजिक स्थिति हो गई, भौतिक स्थिति हो गई, ये सब सुधार करना, अगर अच्छे तरीके से विकास हो, इनका विस्तार हो, विकास शामिल हो, ताकि ग्रामीण क्षेत्र लोग बेहतर जीवन जी सके। मतलब जो भी उनका जीवन जीने की जो गुणवत्ता है
उसमें सुधार है। गुणवत्ता समझे ना, उनकी जैसी भी मतलब पहले जिस तरीके से जी रहे थे, ठीक है, जैसे पहले के समय में वो थोड़ा सा कम पैसों में जी रहे थे, ठीक है, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी घरों की, घर टूटे फूटे, वो टूटे फूटे हालतों में रह रहे हैं, खाने को ढंग से नहीं मिल रहा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हेल्थ समझे ना, जो उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही खराब है। उस गांव में जीवन प्रत्याशा बहुत ही कम है और उस गांव में जो मानव मृत्यु दर है वो कम है, जो बोलते हैं जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि स्वास्थ्य बहुत बेकार है। शिक्षा की बात करूं, अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो वहाँ पे एजुकेशन भी बहुत ही बेकार है, वहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन सब को सुधार दूं तो मैं बोलूँगा कि उस ग्राम का, उस ग्रामीण का, उस गांव का क्या हुआ, ग्रामीण विकास हुआ। कोई दिक्कत बेटा, ग्रामीण विकास कुछ भी नहीं है। एक ग्राम का, एक गांव का, उसकी सामाजिक, उसकी आर्थिक, उसकी भौतिक स्थिति का जो विकास होता है उसी को हम ग्रामीण विकास कहते हैं। अब ये सामाजिक क्या होता है, तो सामाजिक की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेते हैं हम लोग। आर्थिक और भौतिक अगर मैं बात करूँ तो रोजगार, सड़कें, पानी, बिजली, ये सब, इनकी अगर सुविधाएं बढ़ जाए उन व्यक्ति के लिए, उनकी मतलब इन सब चीज़ों में अगर सुधार हो जाए, ये सब चीज़ें ठीक हो जाए, तो मतलब अपने आप उस ग्राम का या उस ग्रामीण का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो फिर भी पिन कर दीजिएगा मुझे कमेंट में, ठीक है, कि हाँ भाई मेरे को ये डाउट रहेगा, मैं तो उसके लिए भी मैं दोबारा कोशिश करूँगा इसको ठीक करने की। अच्छा ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग करेंगे, पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ग्रामीण विकास की जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं, क्योंकि आसम देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास, ठीक है। अब ग्रामीण विकास हो रहा है तो भाई जब भी कुछ चीज़ ठीक होता है, बोलते हैं ना कि भाई आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो भाई बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपके सामने आती हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं आपके सामने। ऐसी हर चीज़ की ना अपनी एक डिफ़िकल्टीज होती है। ऐसी ग्राम का जब विकास होता है ना तो उसके सामने भी ना कुछ डिफ़िकल्टीज सामने आती है, ठीक है। जैसे ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ विभिन्न आयामों से फैली हुई हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि जो ग्रामीण विकास है उनकी जो चुनौतियाँ हैं वो अगर मैं बात करूँ तो विभिन्न आयामों से मतलब विभिन्न आयामों से फैली हुई है। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। जैसे आर्थिक असमानता, पहला तो ऐसा है कि हमारे देश के अंदर आर्थिक मतलब जो ग्राम है उसके अंदर आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता समझो, मतलब असमानता समझो। आर्थिक असमानता क्या होती है, सॉरी समानता बोल रहा था, पर आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता मतलब एक बड़ी चुनौती सामने आती है अमीर और गरीब लोगों के बीच की खाई, ठीक है। गल्फ, इंग्लिश में हम लोग गल्फ बोलेंगे, इंग्लिश के लिए है, अगर इंग्लिश वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो गल्फ कहते हैं। मतलब कि एक बहुत बड़ी खाई है कि भाई हमारा एक गरीब व्यक्ति वो बहुत ज़्यादा नीचे है और जो अमीर व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नीचे है। मतलब इन दोनों के बीच की जो खाई है ना उसको मैं आर्थिक असमानता का रूप दे रहा हूँ। मतलब खाई कैसा, मतलब पैसे से मैं बोल रहा हूँ कि एक गरीब व्यक्ति के पास बहुत ही कम पैसा है और एक अमीर व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आर्थिक असमानता एक बड़ी चुनौती है। खेती पर निर्भरता, सीमित रोजगार अवसरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास धीमी हो रही है। अच्छा देखो, हमारे गांव में आज भी निर्वाह कृषि होती है। निर्वाह कृषि समझ रहे हैं? निर्वाह कृषि वो कृषि होती है कि जितना ही मतलब उतना ही कृषि किया जाएगा जितना वो खा सके। तो ये हमारा निर्वाह कृषि होता है। एक वाणिज्यिक कृषि होता है। वाणिज्यिक कृषि वो कृषि होती है जिसमें वो जितना मतलब हद से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के पर्पज से क्या करता है, वो कृषि करता है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर ना सीमित रोजगार अवसर के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास धीमी होती जा रही है। मतलब कि हमारे देश में जो रोजगार नहीं है वो खत्म होते जा रहा है, जो रोजगार, ठीक है। इसके कारण ना हमारे देश के अंदर जो विकास है वो क्या हो रहा है, धीमी होते जा रहा है। अगला मैं बोलूँ शिक्षा का अभाव, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई गांव के क्षेत्रों में शिक्षा आज भी बहुत ही कम है। शिक्षा मतलब शैक्षिक संस्थानों पर, जितने भी शैक्षिक मतलब स्कूल्स हो गए, इन सभी स्कूल्स पे ना अभी भी बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं कम और गुणवत्ता की कमी है, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और विकास की गति, युवा समझ रहे ना, यूथ। अब मान लीजिए पढ़ेगा कौन, पढ़ाई लिखाई करेगा कौन, तो यूथ ही करता है, युवा ही करता है हमारे देश का। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे देश में ना युवा अगर वो पढ़ेगा नहीं तो फिर वो उसके लिए रोजगार तो असीमित ही हो जाना है। अगला है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। हाँ, हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डाउन होता जा रहा है हमारे देश के अंदर। जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, ठीक है। अब मैं अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूँ तो इनकी
ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता की समस्या उपस्थित है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली ग्रामीण विकास की रुकावट डालती है। हाँ भाई बिल्कुल, अगर मान लीजिए, अच्छा वो सुना है ना आप लोगों ने कि स्वास्थ्य शरीर में ही, ठीक है, मतलब एक स्वास्थ्य शरीर ही काम कर सकता है, ठीक है। वैसे मेरे को ये आ नहीं रहा है, एक मुहावरा टाइप का है कि स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य दिमाग का वास होता है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर एक स्वास्थ्य शरीर होगा तो ही वो काम कर पाएगा, ठीक है, तो ही वो अपना विकास कर पाएगा, तो ही वो जीडीपी की ग्रोथ में, ठीक है, या फिर जीडीपी के विकास में योगदान दे पाएगा। पर वो स्वास्थ्य नहीं है तो वो तो भाई ऐसा है कि अगर मैं बात करूं कि भाई महीने महीने में अगर 30 या 31 दिन है, ठीक है, तो 30 और 31 दिन में ना वो समझ जाओ कि 29 दिन 28 दिन तो वो बेड पर सोया रहेगा। 29 दिन और 28 दिन तो वो सोया रहेगा भाई बेड पर, समझ में आया। तो फिर काम क्या करेगा वो, ठीक है। अगला मैं बोल रहा हूँ कि संरचनात्मक समस्या, ये भी एक प्रकार की समस्या है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों, बिजली, जल आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचा सुविधाओं का कमी होना, ये हमारी संरचनात्मक समस्या होती है। जो आधारभूत संरचना होती है, भौतिक आधारभूत संरचना, उनकी कमी होने से भी ना हमारे देश में कृषि को कम, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है ना वो नीचे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब कि उनको आज भी ना ऐसा है कि गाँव में ना 24 घंटे बिजली नहीं आती, ठीक है, 24 घंटे बिजली नहीं आती, बहुत ही कम बिजली आती है, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना कि समस्या है, कैसी समस्या, संरचनात्मक समस्या है। अगला है कृषि पर निर्भरता। अधिकांश ग्रामीण लोग कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि पुरानी विधियां जलवायु परिवर्तन, सूखा, खेती संसाधनों, क्षेत्रों के विकास का अवरोध डालती है। देखो हम लोग कृषि कर रहे हैं, आज फार्मिंग कर रहे हैं, पर जो कृषि कर रहे हैं ना ये ना पुराने तरीके से या पुराने रीति रिवाजों से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिससे ना हमें ना ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है। और जैसे सूखा पड़ जाना, खेती मतलब खेत के लिए जो संसाधन है उनका कम पड़ जाना, और उससे आज भी हम नहीं निपट पाते हैं, ठीक है, आज भी ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, ठीक है। अगला है युवाओं का पलायन करना। ये भी एक कि जो गांव में जो यूथ रहने वाली है, तुम्हें पता है ना हमारे देश के अंदर जो हमारी कंट्री है उसके अंदर ना यूथ जो है, जो युवा है, वो युवा ही ना हमारे देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ करता है। भाई बूढ़ा आदमी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। बच्चा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। बूढ़ा कर सकता है ना बच्चा कर सकता है, सिर्फ यूथ। काम तो यूथ ही करता है ना। तो यूथ के कारण जीडीपी में मतलब वृद्धि होती है। अब भाई गांव से लोग क्या हो रहे हैं, भाग भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं। तो मैं ये भी एक चुनौती के रूप में देख सकता हूँ, यूथ का या फिर हमारे युवा का पलायन होना, ठीक है, माइग्रेट करना, ठीक है। जो हमारा युवा है, जो हमारा यूथ है, वो क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। मतलब वो रह ही नहीं रहा ना। अगर वो वहाँ पे रहता है तो वहाँ पे रहेगा ना तो विकास हमारे देश का ज़्यादा होगा, पर वो वहाँ पे रहता नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो उस जगह से माइग्रेट करके कई नए शहरों की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब वही बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है कि भाई पढ़ लेते हैं, ठीक है, पैसा कमाने के लिए या रोजगार के और अच्छे अवसरों को प्राप्त करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, गाँव से शहरों की तरफ चले जाते हैं, मतलब माइग्रेट कर जाते हैं और पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट और पलायन कर जाते हैं, ठीक है। अगला है पर्यावरण चुनौती। ये भी बहुत बड़ी चुनौती है कि आज के तो भाई तुम्हें पता है ना कि गांव है, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र निर्भर होते हैं अपनी कृषि के लिए। अब मान लो भाई कृषि के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है आपका सबसे पहला पर्यावरण। अगर पर्यावरण नहीं है तो समझ लो कि वो दिक्कत है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छा जलवायु ना होना, और अच्छा जलवायु नहीं होगा तो कृषि ढंग से नहीं हो पाएगा। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, इन सब के कारण कृषि कम होगा, और कृषि कम होगा तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास कम होगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। वैसे डाउट होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मैं ये चाहता हूँ, ये आप ना उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो को रोकिए और ये पूरा उतार लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, सीधे भी क्वेश्चन आ सकता है और थोड़ा सा घुमा देंगे क्वेश्चन को, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसी एज इट इज उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने ग्रामीण विकास तो पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए गांव में होता है खेती, ठीक है, और जो किसान होते हैं ना उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इस बार की खेती करने के बाद वो अगली खेती के लिए कुछ बचा पाए, ठीक है। और जब अगली खेती के लिए उनके पास पैसे नहीं होते तो उनके सामने सबसे पहला आता है, सिचुएशन आती है क्रेडिट की या फिर लोन की,
कि अब भाई हम क्या लेंगे क्रेडिट लेंगे, ठीक है, क्रेडिट लेंगे या फिर लोन लेंगे, ठीक है। तो उनके सामने ना इस क्रेडिट की जो सिचुएशन है, जो ये क्रेडिट है, वो क्रेडिट लेने के लिए ना उनके पास दो तरीके के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। एक हमारे होते हैं ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। जो ग्रामीण साख प्रकार है, साख का बता दो क्रेडिट बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो साख के प्रकार हैं, जो टाइप ऑफ रूरल क्रेडिट्स हैं, वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक आपके संस्थागत और एक गैर संस्थागत, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक आपकी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनाइज बोल लूँ तो ऑर्गेनाइज होते हैं आपके साहूकार वाले, जैसे नहीं होते बड़े बड़े लोग होते हैं पर्सनल लोन ले लेते हैं। जैसे मैं मान के भाई सड़कों दुकान खोल खोल के बैठे हुए हैं, आज भी शहरों में है और गाँव में भी है। गाँव में भी आज के बड़े बड़े जमींदार होते हैं, लोग उनसे लोन लेते हैं, ठाकुर हो गए, साहूकार हो गए, इन सब से लोन ले लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई इनसे लोन लेना आसान हो जाता है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ठीक है। पर ना इनसे नुकसान भी है बहुत, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या नुकसान है इनसे, ठीक है, बहुत तरीके का नुकसान है। और अगर मैं सॉरी ये गैर संस्थागत के सारे टाइप्स है, ठीक है, कि आजकल ये ऐसा होता है, ठीक है। पर अगर मैं संस्थागत के प्रकार, ये तो फोटोज इधर उधर हो गई है, संस्थागत की अगर मैं बात करूं कि संस्थागत, तो हमारे संस्थागत में आते हैं बैंक, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्र आते हैं वो जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा नहीं होते, ये तो भाई साहूकार हो गया, भाई पैसा ज़्यादा है तो इसने आपको लोन दे दिया, ले लिया आपने लोन, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट ने किसी भी कोई संस्था है जिसको मान्यता दे रखी है कि हाँ भाई तुम लोन दो, तुम्हें लोन देने के लिए ही बनाया गया, तो वो हमारे यहाँ बैंक हो गए या फिर हमारे ग्रामीण सहकारी समितियाँ हो गई, ठीक है, और भी हो गए जैसे नाबार्ड हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? ये मैं एक बार इंक में थोड़ा सा ये कलर में एक बार चेंज कर लूँ। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? ओके, कोई बात नहीं, इससे भी दिखी जा रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं गैर संस्थागत प्रणाली क्या होती है, ठीक है। तो देखिए अगर समझ में आ गया ना आपको, ठीक है, तो आप डेफिनेशन अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, पर एक ना बुक की डेफिनेशंस होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये लिखते चलिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, कॉपी में कॉपी उठाइए, नोट्स बनाइए, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि गैर संस्थागत साख प्रणाली क्या होती है, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट या फिर अनऑर्गेनाइज क्रेडिट सिस्टम का मतलब यह है कि जब लोग समुदाय बिना किसी औपचारिक बैंकिंग वित्तीय संस्था माध्यम से उधारी और ऋण लेते हैं, इस प्रणाली में उधार देने वाला व्यक्ति आम उधार ऋण नहीं लेते हैं, सॉरी नहीं लेते हैं, और प्रणाली से उधार देने वाला आमतौर पर एक निजी तौर पर होता है, जैसे साहूकार, स्थानीय व्यापारी, रिश्तेदार, ये सब। मतलब कि आप किसी ऐसे ही मतलब ले रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लोन देने के लिए नहीं बैठा है, उसके पास पैसे हैं, ज़्यादा पैसे, तो बोलता है हाँ भाई तुम ले लो मुझसे लोन, कोई बात नहीं, मैं आपको 3% के इंटरेस्ट पर लोन दे देता हूँ, 4% के इंटरेस्ट पर लोन दे देता हूँ, 5% के इंटरेस्ट पर लोन देता हूँ, मेरे पास पैसे हैं आप ले लो, ठीक है, बहुत पैसा है मेरे पास, अंधा पैसा है, आप ले लो, लोन ले लो। इसमें साहूकार आ जाता है, स्थानीय व्यापारी आ जाते हैं, जमींदार, साहूकार को वहाँ पे बोलते हैं मनी लैंडर्स हो गए, ठीक है। और वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो वो हो गए आपके आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, इन सब से जो आप लोन ले रहे हो, ठीक है, वो सब आपका गैर संस्थागत साख प्रणाली में आता है, सब आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम आता है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्रेडिट आता है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, गुड। अधिक ब्याज दर, ठीक है बेटा, मैं अभी बात कर रहा हूँ कि अधिक, मैं टॉपिक बढ़ा रहा हूँ गैर संस्थागत प्रणाली के अवगुण। मैंने बोला था ना ये टॉपिक सेम क्वेश्चन आया हुआ है दो दो बार, ठीक है, इसलिए ये पढ़ के बहुत ज़्यादा जरूरी है। 10th क्लास में भी ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और 12th में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 10th में आपका एक क्रेडिट वाला चैप्टर है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होता है उसके अवगुण क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। तो मैं पहले बात करूं अधिक ब्याज, इसके अंदर भाई बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है आपको, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्याज, अधिक से अधिक ब्याज देना पड़ेगा आपको। अगर आपको बैंक 2% के लोन दे रहा है ना, तो ये आपको 4% पर इंटरेस्ट पर लोन देगा, ठीक है।
ये ऐसा होता है, मतलब कि ब्याज की जो दरें होती है ना अक्सर संस्थागत ऋणों की तुलना में बहुत अधिक होती हैं इसका, ठीक है। कम दस्तावेजकरण, इससे कम या बिना किसी औपचारिक दस्तावेजीकरण का ऋण लिया जाता है, मतलब ना आपको मतलब ज़्यादा दस्तावेज नहीं जमा करवाने इसके लिए, ठीक है। मतलब कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है ये लोन, ठीक है। तभी तो लोग ये वाला लोन ले लेते हैं। अब देखो बैंक में जाएंगे, अलग अलग प्रकार के पेपर्स देने पड़ेंगे, पेपर्स दोगे तब जाके आप लोन लोगे, ठीक है। तो वही बात है, इसके लिए आपको कोई पेपर्स वेपर्स मतलब इतना दस्तावेजीकरण नहीं लेने हैं आपको, ठीक है। ये सुलभता है यहाँ, यह प्रणाली कुछ समुदाय व्यक्तियों के सुलभ हो सकता है क्योंकि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली पे पहुंच नहीं सकते। देखो अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका भाई बैंक से कोई नाता ही नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें पता है जो बैंक है ना वो आपके अकाउंट को देख कर लोन देती है। अब मान लो आपके अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं है, साल 2 साल 3 साल बच मिल गए, बैंक बंद होने को, खाता बंद होने को आ गया आपका, ठीक है। अब खाता बंद होने को आ गया और आप जा रहे हो बैंक में लोन लेने के लिए, ठीक है। तो आपको बैंक लोन नहीं देगा उस समय में, पर ना कहीं कहीं पे आपको बैंक मतलब कि जो अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं जो आपके, ठीक है, गैर संस्थागत जो क्षेत्र होते हैं वो आपको लोन दे देंगे, ठीक है। क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं कि आपका बैंक खाली है या नहीं खाली है, आपसे वो कुछ कागजात रखवाएंगे और आपको लोन दे देंगे। तो इसीलिए ना ये भी सुलभता से लोन मिल जाता है, ज़्यादा जोखिम, इससे ऋण चुकाने में दबदबा जोखिम अधिक होता है, ठीक है। क्योंकि ऋणदाता कम सुरक्षा कानूनी मार्गदर्शन बिना पैसे उधार देता है, मतलब कि कोई भी मतलब जो सुरक्षा या कानूनी मार्गदर्शन के बिना ही वो उधार दे रहा है, मतलब कि किसी प्रकार का आपसे मतलब जो लो होता है, लो के हिसाब से जो लोन दिया जाता है वो बिल्कुल पालन नहीं करते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से लोन देते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ना खतरनाक होता है, ठीक है। ऋणदाता होता है, जो ऋण देने वाला जो होता है, जो क्रेडिटर होता है जो आपको ऋण देगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का होता है। आपसे वो मार धाड़ करके आपसे पैसे भी ले सकता है, आपकी ज़मीनें जा भी सकती। पुराने समय में ऐसा होता था कि जो ज़मींदार हुआ करते थे वो क्या करते थे, ज़मीन के बदले में पैसा तो दे देते थे कि हाँ भाई तुम्हारे पास ज़मीन दे दो, पर तुम्हें पता है पुराने के समय में ना क्या होता था, जो किसान हुआ करते थे बहुत ही कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, ठीक है। तो वो क्या होते थे, उस बात को समझ नहीं पाते थे और वो दे देते थे, और आपको पता है वो भरते रह जाते थे, उनकी ज़मीन कभी भी वो फ्रीडमली इंडिपेंडेंटली उनके पास नहीं आती थी। ऐसा हो जाया करता था। इसमें भी ऐसा ही है कि जो ना आपके ये वाला जो ऋण होता है ना, जो ये गैर संस्थागत प्रणाली वाला होता है, इसके अंदर ना वो जो जो ऋण लेने लेने वाला है, ठीक है, वो फंस जाता है एकदम, समझ के चलो, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है हमारा संस्थागत स्रोत, ठीक है। संस्थागत स्रोत वो जो चीज़ें हैं ना उसको पॉज करके पूरा उतार लेना बेटा, मैं बोल रहा हूँ दोबारा बार बार कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो संस्थागत स्रोत मैंने बोल दिया ना भाई, मान्यता प्राप्त जो कि कानूनी तरीके से आपको लोन देगी, मतलब कि जो कानून है लोन देने का वो आपको देगी। इसमें कागजी कार्रवाई ये सब चीज़ होगा इसके अंदर, संस्थागत स्रोतों की बात करना मैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, इसमें कुछ संस्थागत स्रोत हैं जैसे कि आपके वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी समितियां हैं, क्षेत्रीय बैंक है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक आ गया, पूरा नहीं है, और नाबार्ड है। इन 4 चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, बुक में भी इसी के बारे में डिस्कस है बेटा, एनसीईआरटी में, ठीक है, ठीक है। अच्छा संस्थागत तो आपको पता होगा ना भाई, जिसको मतलब जिसको गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त हो रखी हो वो आपके संस्थागत होता है। अच्छा मैं सबसे पहला टॉपिक है वाणिज्यिक बैंक। अच्छा मैं बता दूं ये बिजनेस क्लास बैंक होते हैं, जिसमें मतलब बिजनेस क्लास बैंक होते हैं ये सब के सब, जैसे एसबीआई हो गया, बी हो गया बॉब, बीओआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, एचडीएफसी, ऐसे बैंकों को इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है बेटा। तो मैं बोल रहा हूँ कि वाणिज्य बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं। ये बैंक के विभिन्न शाखाओं के माध्यम से किसानों को छोटे उद्यमी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, वाणिज्यिक बैंक शामिल होते हैं। देखो ये वाणिज्यिक बैंक ना ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पे कृषि करने या फिर कोई दूसरा और भी काम करने के लिए ऋण प्रोवाइड करता है वाणिज्यिक बैंक। ये महत्वपूर्ण संस्थान होता है, ये बैंकों के विभिन्न शाखाओं के माध्यम से किसानों को, मतलब कि इसकी एक शाखा नहीं, मतलब अलग अलग ब्रांचेस के मतलब माध्यम से या फिर उसके उसके उस मतलब उससे क्या करवाता है, लोन दिलवाता है, ठीक है, पूरे गांव के अंदर। क्लियर है बेटा। आगे देख लेते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि ये किसान व्यापारी
सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। प्रधान सहकारी बैंक, या कुछ बैंक सहकारी बैंकों के नाम लिखे हुए मैंने। सहकारी बैंक होते हैं भाई वो जो हेल्पफुल बैंक होते हैं, और ये बहुत ही कम इंटरेस्ट पर, मतलब लेस इंटरेस्ट पर आपको क्या दे देंगे, कम इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। लेस इंटरेस्ट पर मतलब ये बहुत ही कम ब्याज की दरों पर क्या देते हैं, लोन देते हैं। जैसे दो आपके सामने मैंने सहकारी बैंकों के नाम लिखे हैं, एक आपका प्रधान सहकारी बैंक, दूसरा आपका कृषि सहकारी बैंक। ऐसे बैंक होते हैं। कोई दिक्कत बेटा? अच्छा, यह प्रणाली विशेष रूप से छोटे किसानों के फायदेमंद होती है। इन बैंकों का नेटवर्क पूरे ग्रामीण भारत में फैला होता है। मतलब मतलब जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ये, ठीक है। ये पूरे मतलब पूरे नेटवर्क की तरह पूरे ग्रामीण भारत में फैला होता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं ग्रामीण बैंकों की। जो आपकी ग्रामीण बैंक होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना होता है। ये नेटवर्क छोटे किसानों को, मजदूरों को, ग्रामीण उद्यमियों को सस्ती सुलभ साख प्रदान करते हैं। ग्रामीण बैंकों को भारतीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा समर्थन मिलता है। देखो, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, गांव के अंदर सस्ती और सुलभ साख प्रदान करते हैं। मतलब बहुत ही आसानी से प्राप्त होने वाला जो मतलब जो ऋण होता है, जो साख होता है, वो इससे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम दरों पर, तो बहुत ही लेस इंटरेस्ट रेट पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लोन ले सकते हो, ठीक है। अब ना इसमें ना क्या होता है, सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा ये समर्थन प्राप्त होता है। जैसे नाबार्ड भी इसकी हेल्प करता है, ठीक है। नाबार्ड भी इसकी हेल्प करता है, ठीक है। ये सब बैंक इसकी हेल्प करते हैं। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि ये ना मतलब बहुत ही ज़्यादा सुलभ होता है। मतलब आसानी से आपको इससे बैंक, मतलब जो ग्रामीण बैंक होते हैं, आपको ना इससे ना क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से करवा दूंगा ये चीज़, ठीक है। अच्छा, आगे अगर मैं बात करूँ नाबार्ड की, पहले तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ बेटा, ये लिख लेना। 1982 वन वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नाबार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड क्या है भाई, जैसे आपने आरबीआई सुना है ना। अच्छा, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई है, लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आरबीआई होता है ना बैंकों का बैंक, ऐसे नाबार्ड भी होता है जो हेल्पफुल होता है उन बैंकों के लिए जो कि क्या करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रोवाइड करती हैं लोगों को, ठीक है। नाबार्ड भारत सरकार के तहत एक महत्वपूर्ण संस्था है जो ग्रामीण विकास, कृषि और क्षेत्र में साख और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नाबार्ड किसानों को सहकारी समितियों और कृषि के जुड़े हुए अन्य संस्थानों उपलब्ध, इसका मुख्य विकास को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र को सुधार लाना। देखो, जो नाबार्ड होता है ना, वो भारतीय सरकार के तहत एक महत्वपूर्ण संस्था है, एक मतलब बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में साख, मैं क्या बोल रहा हूँ, साख जो देता है, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में उसको मतलब सहायता प्रदान करता है। कौन? नाबार्ड। मतलब मान लो कि आपका एसबीआई है, एसबीआई क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोन प्रोवाइड करता है। उसके पास पैसे नहीं है तो नाबार्ड उसकी हेल्प करेगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब भाई आपकी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होते हैं, उनको भी लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। कोई दिक्कत बेटा? आगे चलते हैं। अब ना हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है इस वीडियो का, ये हमारा है ग्रामीण विपणन क्या है। अच्छा ठीक है, विपणन मतलब बेटा बता दूं, विपणन मतलब होता है मार्केटिंग। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग, ठीक है। विपणन मतलब मार्केटिंग, मतलब कि मार्केटिंग कैसे होती है। अब मान लो कि भाई कृषि हो गई, कृषि होने के बाद मतलब एग्रीकल्चर हो गया, हार्वेस्टिंग हो गई, मतलब कटाई वटाई हो गया। अब कटाई होने के बाद भंडार हो गया, स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद भाई इसको बेचना तो पड़ेगा ही ना, तो कैसे बेचा जाए उसको हम लोग बात करें। ग्रामीण विपणन का अर्थ है गांव और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन और सेवाओं का विपणन करना है। इससे मुख्य रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों, सेवाओं, पहचान, प्रचार, वितरण, बिक्री रणनीतियाँ बनाई जाती हैं और आवश्यक मतलब कि चीज़ों को, मतलब गांव को, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ है, उत्पाद और सेवाएं, उनको बेचने के लिए, उनका मार्केटिंग करने के लिए ना नियम कानून बनाए जाते हैं इस विपणन प्रणाली में। जैसे कि किस चीज़ के लिए, जो सेवा उसका पहचान के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसके वितरण के लिए, उसके बिक्री के लिए सब रणनीतियाँ बनाई जाती है, प्लानिंग बनाई जाती है ग्रामीण विकास के, ये सब चीज़ें आती हैं।
अगर मैं ग्रामीण वितरण के प्रकारों की बात करूं कि भाई ग्रामीण वितरण के मतलब वितरण के प्रकार क्या होते हैं, तो पहला उत्पाद का चयन करना कि ग्रामीण उपभोक्ता आवश्यकताओं के अनुसार अपने उत्पाद का चयन करते हैं। कृषि उपकरण, घरेलू सामान, खाद्य पदार्थ, ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए इसमें ना थोड़ा सा नोट्स में कुछ दिक्कत हो गई है। जो जो कंटेंट टीम है जिसने इसको बनाया, थोड़ा सा गलती कर दी है। देखो इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, विपणन प्रणाली के अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं कि क्या हो इसका प्रोसेसर क्या है, ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, पूरा का पूरा कि इसके अंदर क्या होता है देख लो। मैं बोल रहा हूँ कि ना पहले क्या होता है, जो विपणन होती है, जो मार्केटिंग होती है, जो विपणन होती है, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मतलब कि फिर छटाई होती है, भूसे और दाने को अलग अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद छटाई होने के बाद, अब कटाई हो गई, छटाई होगी, फिर कोटी, मतलब कि अच्छे कोटि की चीज़ों को अलग करते हैं, जो गंदे मतलब क्वालिटी जो होती है, मतलब बीज है, अब भाई अलग अलग है, जैसे बासमती हो गया, बासमती का अच्छा क्वालिटी के भी चावल आते हैं और बेकार क्वालिटी के भी चावल आते हैं, ठीक है। तो आप अच्छा और बेकार दोनों खरीदते हो, तो भाई उनके कोटि के अनुसार फिर मतलब कि बांट दिया जाता है, अलग अलग रख दिया जाता है कि भाई ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं और ये बेकार क्वालिटी की चीज़ें हैं, ठीक है। कोटि मतलब कि उसके बाद आपका कोटि के बाद आती है कि पैकेजिंग, मतलब कि पैकेजिंग, पैकेट मतलब उसको पैक करना, ठीक है। वो उपभोक्ता के मतलब जो उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता के अनुसार मतलब कि वो किस तरीके की पैकेजिंग पसंद करता है। तुम्हें पता है ना, अगर पैकेजिंग बढ़िया है, आज के समय में पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, ठीक है, कि भाई पैकेट अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए पैकेट, ठीक है। अब भाई आपका कोट ही वो नहीं करता है कि भाई कोट ही मैटर नहीं करता कि चीज़ों को आप बेच सको, आपका एक चीज़ और मैटर करता है, वो पैकेजिंग। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पैकेजिंग के बाद भंडारण है, मंडियों तक पहुंचाना है, ये सब चीज़ें होती हैं। क्लियर है बेटा, ये आपका स्टोरेज है, ठीक है, भंडारण बोलते हैं हिंदी में, स्टोरेज भंडारण लिख लेना बेटा। वो फिर मार्केट तक पहुंचाना, नियमित मंडियों तक। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं इसका एक बार लास्ट टॉपिक, ग्रामीण भारतीय विपणन, भारत सरकार क्या कर रही है, ठीक है। तो पहले तो ग्रामीण विकास योजनाएं लेकर आ रही है, मतलब कि जो विपणन प्रणाली है उसके सुधार में ग्रामीण विकास योजना आ रही है। तो सरकार ने कई योजना शुरू की है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार मतलब ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण विस्तार योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा आदि, जो ग्रामीण विकास को मजबूत करती है, विपणन को बेहतर बनाती है। मतलब ये सब ना योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे क्या होती है कि ग्रामीण का विकास होता है, वो अच्छे से खेती कर पाती हैं। अगर अच्छे से खेती कर पाएंगे तो अच्छे से कटाई होगा, अच्छे से फिर उनको फिर छांट पाएंगे, फिर वो दो मतलब कि अलग अलग कोटि के हिसाब से उसको बांट पाएंगे। अगला है सस्ते ऋण और वित्तीय सहायता, ठीक है, मतलब कि आज के समय में तुम्हें पता है ना भाई, इतना नबार्ड वार्ड देख लिया हम लोगों ने, अभी पढ़ा तो था हमने संस्थागत कि बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट पर क्या दिया जा रहा है, लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, ये वही सब जो है नबार्ड है, नबार्ड संस्था बहुत ही कम लोन मतलब कि कभी काफ़ी कम लो इंटरेस्ट रेट पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगला है ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास होना, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचा है उसका विकास हो रहा है, ठीक है। जो आज के समय में जो बुनियादी ढांचा है, जो मतलब बुनियादी समझो ना, बुनियादी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका, बेसिक मतलब जड़ से जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर है, उस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। सरकार सड़क बोल रहा हूँ मैं, सड़क जो रोड का जो निर्माण है उसको अच्छा कर रही है, संचार सुविधा समझा रही है, समुदाय बाजारों का निर्माण करती है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादनों का वितरण मतलब देखो, बुनियादी में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना जो है, आधारभूत संरचना उसमें सुधार कर रही है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर सुधार करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, बात सारी इसमें वही चीज़ें लिखी, इक्का दुक्का पॉइंट अलग होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगला है कृषि उत्पादों के लिए मूल्य सामर्थ्य। अच्छा, एक ना चीज़ है एमएसपी, ठीक है,
एमएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रख जाता है आपके लिए, ठीक है। एमएसपी और कुछ बातें नहीं लिखी हुई है, मैं वो लिख देता हूँ, मैं अभी बता दूंगा आपको। सबसे पहले एमएसपी की बात कर लेते हैं। तो एमएसपी की अगर फुल फॉर्म बोलूँ तो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य, पूरी फुल फॉर्म लिख लेना, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है बेटा, ये जो सपोर्ट प्राइस होती है ना, ये हमारे ऐसा होता है कि भाई ये किसानों को ना हेल्पफुल होता है। अब मान लीजिए वो किसान जो है सब कुछ करके लाया, मतलब अच्छे क्वालिटी का सब चीज़ें लेकर आया, और ना उसको जब लेकर आया ना, कहाँ लेकर आया, मंडियों में लेकर आया, बाज़ार में लेकर आया, तो बाज़ार में लाने पे ना उसके साथ ना बहुत ही ज़्यादा एक अलग सा, मतलब कि उनका ना रेट बहुत ही ख़राब दिया जा रहा है, ठीक है। अब मान लो वो जो खर्चा वर्चा लेके उसको ना 18 रुपये का 1 किलो गेहूँ, 1 kg गेहूँ पड़ रहा है, ठीक है। और ना जब वो मार्केट में लेकर मार्केट में है ना, तो जो दूसरे जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, होलसेलर्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई मैं 1 kg का आपको सिर्फ 18 रुपये दूंगा। तो भाई ये इनके साथ कैसा इंसाफ हुआ, इनको किसी प्रकार के मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट भी तो होना चाहिए इनका। तो ना एमएसपी क्या करती है, एक ना एक प्राइस, एक रेट तय कर देती है कि भाई देखो आप ना कुछ भी करो, आपको इस रेट में, मतलब एमएसपी जैसे मान लीजिए 20 रुपये लागू कर दिया, ठीक है, कि भाई अब कुछ भी हो जाए, आप क्या करना कि आप ये इन लोगों के लिए कि भाई 20 रुपये इसकी सीमा है, आप 20 रुपये से कम में नहीं खरीद सकते हो, ज़्यादा में आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। अगर मान लो कोई नहीं खरीदता किसानों से, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, वो उसको सरकार को भेज देगा, ठीक है। क्या भेज देगा, सरकार को भेज देगा, इसी इतने ही कीमत में सरकार को भेज देगा, ठीक है, 20 रुपये में। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं है ना डाउट। अच्छा चलिए एक पेज और पढ़ लेते हैं बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरी फुल फॉर्म है बेटा इसकी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है भाई, जैसे हम मान लीजिए एमएसपी के तहत जो स्टॉक उसके पास बन गया था, ठीक है, उस स्टॉक को ना बाद में क्या करेगा, जो हमारा ये जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है जिसके पास ये स्टॉक बना हुआ है, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको धीरे धीरे बेचना चालू कर देगी, वो कम रेट पर बेचना चालू करेगी, ठीक है। मतलब लेस रेट पर क्या करेगी, उस चीज़ों को बेचेगी बहुत ही कम दरों पे, बहुत ही कम प्राइस पे, ठीक है। उसी को हम लोग पीडीएस कह देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ आती है, एक चीज़ आती है बफर स्टॉक, ये भी लिख लेना टॉपिक, हिंदी में भैया यही है, बफर स्टॉक ही है। बफर स्टॉक ही है हिंदी में भी, ठीक है। तो बफर स्टॉक क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो बफर स्टॉक क्या होता है भाई, जो हमारा बफर स्टॉक होता है वो ऐसा है कि बफर स्टॉक मतलब ये ना बहुत बड़ा स्टॉक होता है, अनाज का बहुत बड़ा स्टॉक होता है। अब देखिए एमएसपी के कारण ना ये बहुत ही बड़ा अमाउंट में अपने पास क्या करती है, अनाज को स्टोर करके रखना चालू कर देती है सरकार। तो नहीं, एक बहुत ही बड़ा बफर स्टॉक बन जाता है। बफर स्टॉक कुछ नहीं है, एक बहुत ही बड़ा स्टॉक है अनाज का, बहुत ही बड़ा मतलब बहुत बड़ा खजाना हो जाना, ठीक है। देखो एक ना बहुत ही बड़ा सरकार के पास एक ना गोडाउन होता है, जिसके अंदर से ट्रेन आती भी है और ट्रेन जाती भी है, ठीक है। ट्रेन आती भी है और ट्रेन जाती भी है, ठीक है। ट्रक्स भी आ सकती हैं, इसके अंदर ना बहुत सारा अनाज रखा जाता है, ठीक है। बहुत सारा अनाज, यही आपका बफर स्टॉक कहलाता है, ठीक है। बाद में जो पीडीएफ होता है, जो पीडीएफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, वो यहीं से चालू किया जाता है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो देखो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जो टॉपिक्स रह गए वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवा दूंगा, ठीक है। तो जो देखिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट पिन कर सकते हैं, ठीक है, हमें कमेंट पिन कर दीजिए। और अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर भी समझना है, देखिए हम तो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो सीरीज़ में तो कंप्लीट हो गई, पर अगर मान लीजिए अगर आपको कोई चैप्टर सीखना है तो वो आप हमें कमेंट कर दीजिए। और अगर आप कमेंट करते हैं तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसको आगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अच्छा हमारा एक चैनल और है,
ठीक है, इवॉल्व इंग्लिश ओनली, ठीक है, इवॉल्व पारम इंग्लिश ओनली, उस चैप्टर को, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th क्लास की जितनी भी इंग्लिश की वीडियो है हम उस पर डालेंगे। ओके, इसी के साथ में क्या रखता हूँ आपसे, मतलब अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे एवरीवन।